अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादियन। आज जो लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका ताल्लुक पेपर 2 सेक्शन जेनेटिक्स से है। टॉपिक का नाम है जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के दरमियान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो और उसके नतीजे में जो प्रोजेनी फॉर्म हो उनके पास वो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हों जो कि पहले जो पेरेंट्स हैं उनमें मौजूद ना हो और सिंपली occurrence of progeny with combination of new genes that are not found in parents. डीएनए रेप्लिकेशन के लेक्चर्स में आप लोग बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ चुके, जिसमें आपने देखा कि जो डॉटर सेल है वो कैरेक्टर्स किस तरह से अपने पेरेंट्स से एक्वायर करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो जीन्स हैं दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स और ऑफस्प्रिंग, it is known as the vertical methods of gene transfer. Bacterial cell कुछ कैरेक्टर्स दूसरे सेल से भी एक्वायर कर सकता है। तो ऐसे मेथड जीन ट्रांसफ़र के जिसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो डोनर से रेसिपिएंट में जा रहे हों अदर देन दी पेरेंट सेल, ऐसे जीन ट्रांसफ़र को हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 मोड्स के थ्रू हो सकता है: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। आज का जो लेक्चर है उसका फोकस मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा। तो आज मैं सिर्फ अपने आप को महदूद रखूँगी मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तक। आप जैसे कि इस डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एक बैक्टीरियम है जिसकी जब डेथ हो जाती है तो उसका जो डीएनए है वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है इनटू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ये जब रिलीज़ हो जाता है तो इट इज़ नोन एज द नेकेड डीएनए। और जब इस फ्री या नेकेड डीएनए को रेसिपिएंट बैक्टीरिया एक्वायर कर लेता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैकेनिज़्म ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के मैकेनिज़्म को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेंस फैक्टर। कॉम्पिटेंस से मुराद ability of a recipient bacterial cell to acquire free piece of DNA from the environment. बैक्टीरिया इस काबिल हो कि वो फ्री पीस को एक्वायर कर सके इज नोन एज कॉम्पिटेंस। और वो बैक्टीरिया जो जिनमें ये काबिलियत होती है कि वो नेकेड पीस को एक्वायर कर सके उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल। ये कॉम्पिटेंस किस वजह से होती है? दिस कॉम्पिटेंस इज ड्यू टू द कॉम्पिटेंस फैक्टर। Competence factor basically are the low molecular weight protein that helps to acquire naked piece of DNA। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं
कि एक बैक्टीरियल सेल है, इसने कॉम्पिटेंस एक्वायर कर ली है, इट इज़ अ कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल, जिसके नतीजे में आप देखें कि कॉम्पिटेंस फैक्टर सिंथेसाइज हुआ और ये कॉम्पिटेंस फैक्टर सिंथेसाइज होके सेल वॉल पे मौजूद रिसेप्टर से बाइंड हुआ। इस कॉम्पिटेंस फैक्टर की बाइंडिंग होने की वजह से इस सेल ने एक प्रोटीन सिंथेसाइज किया जो कि ऑटोलाइसिन है। इस प्रोटीन ने क्या किया, इस प्रोटीन ने सेल से बाहर जाके मेम्ब्रेन पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और न्यूक्लियस मौजूद था, इसको एक्सपोज कर दिया इनटू द एनवायरनमेंट। जिसके नतीजे में जो नेकेड पीस ऑफ डीएनए एनवायरनमेंट में मौजूद था वो अटैच हो गया ऑन या एब्जॉर्ब हो गया ऑन टू द सरफेस ऑफ दिस कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल। Acquisition of this competence factor, this is a growth dependent process. बैक्टीरियल सेल अपनी ग्रोथ साइकिल के ख़ास फेज़ में, जो कि यूजुअली एट द एंड ऑफ लॉग फेज होता है, जब सेल एक ख़ास सेलुलर डेंसिटी तक पहुंच जाए, उस वक्त सेल्स जो हैं वो कॉम्पिटेंस फैक्टर सिंथेसाइज करते हैं, जिसके नतीजे में बैक्टीरियल सेल किसी भी फॉरेन डीएनए को एक्वायर कर सकता है। कहा यह जाता है कि ये कॉम्पिटेंस फैक्टर यूजुअली जो डीएनए एक्वायर करने में मदद करते हैं वो रिलेटेड बैक्टीरियल स्पीशीज से होता है, लेकिन देखा यह गया है कि कोई भी डीएनए फ्रैगमेंट जिसका मॉलिक्यूलर वेट 5 × 10⁻⁶ डाल्टन तक होता है, वो सक्सेसफुली एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन टू द सरफेस ऑफ द कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्री पीस ऑफ डीएनए या नेकेड पीसेस जो एनवायरनमेंट में मौजूद थे वो सक्सेसफुली एब्जॉर्ब हो गए हैं थ्रू दी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो कि एक्सपोज हुए थे ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन। ये जो डीएनए फ्रैगमेंट से या नेकेड पीस था, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। आफ्टर बाइंडिंग टू दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन बाउंड एक्सोन्यूक्लियस था, वो एक्ट करेगा ऑन वन स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड को डिग्रेड करेगा। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड इज डिग्रेडेड? देखा जाए जो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंडोन्यूक्लियस था, ये जो है 3' to 5' डायरेक्शन एक्ट करता है, और जो डीएनए फ्रैगमेंट था वो डबल स्ट्रैंडेड था, और हमें पता है कि डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड 5 to 3' मूव करता है और दूसरा 3' to 5। तो इस एंडोन्यूक्लियस की वजह से जो 3 to 5' फ्रैगमेंट था नेकेड डीएनए का वो डिग्रेड हो गया, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड था इस नेकेड पीस ऑफ डीएनए का जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' था, वो बच गया और उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया विथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो गया और रेजिस्टेंट हो गया टू दी फर्दर एक्शन ऑफ सेलुलर न्यूक्लियसेस। After the degradation of one strand,
ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लेक्स सक्सेसफुली पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रेसिपिएंट. दिस स्टेप इज नोन एज द पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप है. इसके बाद जो अगला मरहला है इट इज़ नोन एज द इंटीग्रेशन. वो सिंगल स्ट्रैंड जो दाखिल हो गया था साइटोप्लाज्म में, अब उसको रेसिपिएंट के डीएनए में इंटीग्रेट होना है, जिसके नतीजे में वो रेसिपिएंट जो है वो नए कैरेक्टर्स एक्वायर करेगा. और दिस इज इन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप. अगर ये डीएनए इंटीग्रेट नहीं करता तो इसके नतीजे में कोई न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स वजूद में नहीं आ सकते और ये फिर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस नहीं कहलाएगा. ये इंटीग्रेशन का स्टेप डिपेंडेंट है अपॉन दी होमोलॉगी, यानी कि रिजेम्बलेंस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द रेसिपिएंट एंड डोनर. कहा यह जाता है कि अगर ये डीएनए फ्रेगमेंट जो पेनिट्रेट हो गया है, अगर ये रिलेटेड होगा विद द बैक्टीरियल स्पीशी तो इसकी इंटीग्रेशन सक्सेसफुल होगी. और अगर ये डीएनए फ्रेगमेंट रेसिपिएंट से अनरिलेटेड होगा या हेट्रोलोगस होगा या इसकी डीएनए सीक्वेंस में बहुत फ़र्क होगा तो ये सक्सेसफुली इंटीग्रेट नहीं होगा और ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी. इंटीग्रेशन का स्टेप बेसिकली बेस करता है ऑन द टू स्टेप्स. वन इज द ब्रीदिंग ऑफ द रेसिपिएंट क्रोमोसोम और दूसरा स्टेप है ब्रांच माइग्रेशन. ब्रीदिंग ऑफ द रेसिपिएंट क्रोमोसोम से मुराद क्या है? इट इज़ अ ट्रांजिएंट ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द रेसिपिएंट्स डीएनए, यानी कि जो रेसिपिएंट का डीएनए है उसमें जहाँ ये डोनर डीएनए सेगमेंट इंटीग्रेट होगा वहाँ से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टेम्पररी या वक्ती तौर पे टूट जाएंगे और उसमें ये जो नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये इंसर्ट हो जाएगा. इस प्रोसेस में रेसिपिएंट के एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं. जिस जगह ये रेसिपिएंट का डीएनए इंटीग्रेट करेगा वहाँ एंडोन्यूक्लियस एक निक लगाएगा और ये इंसर्ट कर जाएगा और उसके बाद ये रिप्लेस करेगा रेसिपिएंट के उस सिंगल स्ट्रैंड को एंड दिस और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद द रेसिपिएंट डीएनए. ये रिप्लेसमेंट ऑफ डोनर्स strand with the recipient strand is known as migration, branch migration. As after successful integration, जो ट्रिमिंग एंजाइम है जो कि एक्सोन्यूक्लियस होंगे, ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है उसको कट कर देंगे और फाइनली जो लाइगेज है, जो स्मॉल निक्स रह जाएंगे उनको सील कर देगा. जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंड है इसने एक जगह से रेसिपिएंट के डीएनए को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह आके फिक्स हो गया. इस सक्सेसफुल इंटीग्रेशन के बाद आप देख सकते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें एक डीएनए इंटैक्ट है, वो उसमें जो सीक्वेंस है सारी वही है जो रेसिपिएंट के ओरिजिनल डीएनए की थी,
लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें आफ्टर इंटीग्रेशन चेंजेस आ गए, उसमें जो है रेसिपिएंट के डीएनए में जो डोनर है उसका डीएनए इंटीग्रेट कर गया है। इस स्टेप में कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको रैके प्रोटीन्स कहते हैं, और ये इंटीग्रेशन बेसिकली डिपेंडेंट होती है अपॉन द सीक्वेंस ऑफ द डोनर्स डीएनए। इस सिलसिले में बात याद रखनी चाहिए, there are some DNA that are classified as low efficiency marker and some DNA have high efficiency marker. आपने जब DNA म्यूटेशन पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि जो रैके सिस्टम है, बेसिकली ये रैके सिस्टम जो है ये ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जितने भी मिसमैच बेस पेयरिंग है उनको रिमूव कर देता है। तो लो एफिशिएंसी मार्कर बेसिकली ये वो डीएनए है जिसकी जो सीक्वेंस है वो रेसिपिएंट से बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज होगी, या ये हेट्रोलोगस होगा, और जो करेक्शन मैकेनिज्म है या जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है वो ड्यूरिंग डिवीजन इसको रिकग्नाइज करके इसको रिमूव कर देगा। दिस इज नोन एज द लो एफिशिएंसी मार्कर। जबकि हाई एफिशिएंसी मार्कर्स बेसिकली ये वो डीएनए सीक्वेंस है जो कि रेसिपिएंट के डीएनए से ज़्यादा होमोलोगस होगी या मिलती जुलती होगी, और जो रैके सिस्टम जो है वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा और वो रैके सिस्टम को एस्केप कर देगा और वो एफिशिएंटली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द प्रोजेनी। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज द हाई एफिशिएंसी मार्कर। जो रिजल्टेंट बैक्टीरियम होगा जिसमें ये सक्सेसफुली रेसिपिएंट का डीएनए इंटीग्रेट कर जाएगा, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो पिछली अभी स्लाइड्स थी इनमें जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ा, दैट वाज द नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो कि नेचर में नेचुरली होता है। ये ट्रांसफिक्शन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं इन दी लैब, और इसके नतीजे में हम क्या करते हैं कि नेकेड फेज या यूकैरियोटिक डीएनए को हम इंसर्ट कर देते हैं इनटू द कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल। दिस इज नोन एज द ट्रांसफिक्शन।